नदी में सोना देने वाला जादुई महल। बहुत समय पहले की बात है। सोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशोर अपनी पत्नी विमला और अपनी बेटी मानवी के साथ रहा करता था और उन्हें अपने गांव से कहीं भी जाने के लिए गांव के किनारे बह रही नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसलिए नदी के आसपास बसे दूसरे गांव वाले भी नदी को पार करने के लिए नाव वालों का ही सहारा लिया करते थे। इसलिए नदी के पास हमेशा 3-4 नाव वाले अपनी नाव लेकर खड़े रहा करते थे और जिसे भी दूसरी तरफ जाना होता था वो उसे अपनी नाव में बैठाकर उसे नदी पार करवा दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे और उन्हीं पैसों से वो लोग अपना घर चलाया करते थे। और उन्हीं में से एक किशोर भी था जो अपनी पुरानी सी नाव लेकर नदी के किनारे खड़ा रहा करता था। लेकिन दूसरे नाव वाले किशोर की नाव पर जल्दी किसी को बैठने नहीं दिया करते थे, जिस वजह से किशोर की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। ऐसे ही आज भी। अरे नाव वाले भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है, तो कितने पैसे लोगे? अरे भाई साहब, आपको जो देना हो वो दे देना, आइए बैठिए। अरे भाई साहब, आप कहाँ उस किशोर की टूटी फूटी नाव में बैठने जा रहे हैं? कहीं पता चले रास्ते में नाव नदी में पलट जाए। इससे अच्छा होगा आप मेरी नाव में आकर बैठिए। मेरी नाव बिल्कुल नई और मजबूत है, पर हाँ पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। अरे भाई, पैसों का क्या है, जान बचेगी तो पैसे तो हम दोबारा कमा लेंगे। इसलिए भैया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठ सकता, मैं तो इस नई वाली नाव में बैठूंगा। इतना कहकर वो आदमी दूसरों की नाव में जाकर बैठ जाता है और ये देखकर किशोर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सभी नाव वाले किशोर के साथ हमेशा ऐसे ही किया करते थे, जिसकी वजह से किशोर की घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसलिए जब किशोर अपने घर वापस जाता है तो उसकी पत्नी विमला उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आज भी कोई सवारी नहीं मिली? अब हम लोग क्या करेंगे? मानवी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे पता है विमला, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी पुरानी टूटी फूटी नाव देखकर कोई भी सवारी उस पर बैठना ही नहीं चाहता है। इसलिए देखता हूं, अगर कल कोई सवारी मिल जाएगी तो मैं उन पैसों से सबसे पहले अपनी नाव की मरम्मत करवाऊंगा, ताकि मेरा काम फिर से चल सके। इसी उम्मीद के साथ किशोर का परिवार सो जाता है और अगली सुबह जब किशोर अपने काम पर जाने के लिए उठता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है। लेकिन किशोर को फिर भी अपने काम पर जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो फटाफट से तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी विमला उसे इतनी बारिश में बाहर जाने से मना कर रही होती है, लेकिन किशोर मजबूर था, इसलिए उसे अपने काम पर जाना ही पड़ता है। और वो नदी के पास पहुंचकर अपनी नाव के पास खड़ा हो जाता है और बाकी के नाव वाले एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी अपने बीमार बच्चे को लेकर वहाँ पर आता है और उन नाव वालों से कहता है, अरे सुनिए भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारे गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए मुझे नदी के पार बने अस्पताल में ही अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मुझे नदी पार करवा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतनी तेज बारिश में भला हम में से कोई भी अपनी नाव इस नदी में नहीं उतारेगा। कहीं इस तूफान के चक्कर में हमारी नाव पलट गई तो आपके चक्कर में हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए जाओ यहाँ से। और इस तरह सभी नाव वालों ने उस बेचारे आदमी को नदी पार करवाने से मना कर दिया कि तभी किशोर उससे कहता है, अरे सुनिए भाई साहब, आप मेरी नाव में आकर बैठिए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, उस किशोर की टूटी फूटी नाव में बैठकर जाओ, लेकिन याद रखना इस किशोर की वजह से तुम्हें अपने बच्चे और अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे सुनिए भैया, आप जरा ध्यान से नाव चलाना, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत नदी के दूसरे किनारे तक छोड़ कर आऊँगा। इतना कहकर किशोर उस आदमी को और उसके बच्चे को अपनी नाव में बैठा लेता है और उनको सही सलामत नदी के किनारे छोड़ देता है। और वो आदमी किशोर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश अचानक से बहुत तेज हो जाती है और किशोर की नाव का बैलेंस बिगड़ने लगता है और थोड़ी दूर आने के बाद ही किशोर की नाव पलट जाती है और किशोर नदी की गहराई में डूबता चला जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस सोने की चीजें ही पड़ी होती है
और उसके सामने एक बहुत बड़ा सोने का महल भी होता है, जिसे देखकर किशोर कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो नदी में डूब गया था ना। फिर ये कौन सी जगह है? किशोर इतना कह ही रहा होता है कि तभी उस सोने के महल से एक सुंदर सी रानी बाहर आती है और वो किशोर से कहती है, घबराओ मत किशोर, ये मेरी जादुई सोने की दुनिया है जो इस नदी की गहराई में बसी हुई है। इसलिए जब तुम डूबते हुए इस नदी की गहराई तक पहुँचे तो मेरे सेवकों ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें यहाँ ले आए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने किस तरह उस बेबस आदमी की मदद की बिना अपनी जान की परवाह किए। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा परिवार बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहा है, इसलिए तुम्हारी इस अच्छाई को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सभी सोने के आभूषण आज से तुम्हारे हुए। तुम इसे बेचकर अपनी गरीबी को पूरी तरह से मिटा सकते हो और अपने आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सकते हो। किशोर उस रानी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर किशोर रानी की दी हुई जादुई नाव में बैठकर नदी के ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बीवी बच्चे आंखों में आंसू लिए सभी नाव वालों के साथ नदी के किनारे खड़े होते हैं। अरे, आप ठीक हो? मुझे तो सभी गाँव वाले कह रहे थे कि आपकी नाव नदी में पलट गई है, लेकिन भगवान की कृपा से आप सही सलामत वापस आ गए। बस ये भगवान का ही एक चमत्कार समझ लो विमला, जो आज मैं सही सलामत खड़ा हूँ। अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर पर ही सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर किशोर अपने परिवार को लेकर अपने घर चला जाता है और घर पर विमला को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर विमला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से किशोर वो सारा सोना बेचकर अपनी जिंदगी की सभी तकलीफों को दूर कर लेता है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देता है। जादुई सुनहरा शीशा और काली बहू। महेश्वरी अपने दोनों बेटों राजीव और रौनक के साथ राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। हाल ही में उसने अपने बेटे राजीव की शादी सुनीता नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से करवाई थी। सुनीता दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इसी वजह से उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन फिर भी महेश्वरी सुनीता को बहुत माना करती थी और हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही आज भी। देख लिया ना राजीव बेटा, तुमने अपनी माँ की पसंद। मैं तेरे लिए कितनी सुंदर पत्नी लेकर आई हूँ। अरे, मोहल्ले की सारी औरतें सुनीता की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अब देखना, मैं अपने रौनक के लिए भी इतनी ही सुंदर बहू ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन माँ, मेरे लिए इंसान का रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। इंसान तो मन से सुंदर होना चाहिए, तन से नहीं। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, आजकल के जमाने में सुंदर लोगों को ही सब मानते हैं और जब माँ सुंदर होगी तभी तो आने वाला वंश भी आगे सुंदर होगा। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और इस बीच रौनक को अपनी कंपनी में काम कर रही रानी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। रानी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वो मन की बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की थी। लेकिन रौनक को तो ये बात पता थी कि उसकी माँ काले रंग वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनके लिए सुंदरता ही सब कुछ था। इसलिए रौनक बिना किसी को बताए रानी से मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो रानी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लेकिन एक काली लड़की को अपने बहू के रूप में देखकर महेश्वरी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से में कहती है, हे राम! रौनक बेटा, ये कौन सी काली अमावस्या को उठा लाया है तू? अरे, तुझे पूरी दुनिया में इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? तूने तो मेरी नाक कटवा के रख दी। अरे अब देखना, मोहल्ले की सारी औरतें कैसे मेरा मजाक उड़ाएगी। महेश्वरी की ऐसी बातें सुनकर रानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप घर के अंदर आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और रानी उस घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है और घर का सारा कामकाज करने लगती है। लेकिन फिर भी महेश्वरी और उसकी जेठानी हमेशा रानी को उसके काले रंग रूप की वजह से ताने मारा करती थी।
और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। तभी महेश्वरी अपनी बड़ी बहू सुनीता से कहती है, अरे सुनीता बहू, तू मेरी बहन के बेटी की शादी में कोई भी कलर की साड़ी पहन ले। तुम्हारे ऊपर तो हर कलर अच्छा लगता है, लेकिन तू काली बहू कोई ढंग की कलर की साड़ी पहनना और अपने काले चेहरे पर जितना चाहे पाउडर तोप लेना। बस अपना ये काला रंग छुपा लेना, जिससे मेरे सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक ना कटे। महेश्वरी हमेशा अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू के रंग रूप को लेकर भेदभाव किया करती थी और इस बात से रानी को हमेशा बहुत बुरा लगता था। इसलिए वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, क्यों माँ जी हमेशा मेरे रंग को लेकर मुझे ताना मारा करती है? अरे अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या इंसान का रंग रूप ही सब कुछ होता है? उसके मन की सुंदरता, उसकी अच्छाई कोई मायने नहीं रखती क्या? ऐसे ही 2 दिन बाद जब वे लोग शादी में जाते हैं तो दुल्हन सुनीता से कहती है, अरे भाभी, फोटो शूट के समय आप कोशिश करना कि रानी भाभी मेरे किसी भी फोटो शूट में ना आ सके, वरना मेरी सारी फोटो फ्रेम खराब हो जाएगी और मेरी शादी के एल्बम में भी उनका काला साया हर जगह छाया रहेगा। अरे मेरी प्यारी नंजी, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। उसी समय रानी वहाँ आती है और सुनीता से कहती है, अरे भाभी, वो माँ जी ने कहा है जेठ जी को बुला लीजिए फोटो शूट करवाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा रानी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तो मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ जाएगी? हाँ भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानी जैसे ही पानी लेने जाती है, वैसे ही सुनीता सबको बुलाकर सारी फोटो शूट करवा लेती है और फिर शादी के आगे की रस्में भी शुरू हो जाती है। लेकिन दूर खड़ी रानी जब ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। इसलिए वो चुपचाप से जाकर एक कमरे में बैठ जाती है और रौनक से कहती है, सुनिए जी, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं नीचे जाकर शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मैं यही रूम में ही आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर रानी अपना दर्द छुपाए रौनक से झूठ बोल देती है और इसी तरह हर रोज रानी का किसी न किसी बात को लेकर अपमान हुआ करता था। और जब रानी अपनी सास और अपनी जेठानी के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, तभी एक दिन रानी महेश्वरी से कहती है, माँ जी, मैं जरा बाजार जाकर कुछ सामान ले आती हूँ। इतना कहकर रानी बाजार की तरफ चल देती है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसे क्या सामान खरीदना है। वो तो बस कुछ देर अपनी सास और जेठानी के ताने से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसलिए वो कहती है, मैं बाजार के लिए तो निकल आई हूँ, लेकिन मुझे खरीदना क्या है? उसी समय रानी एक दुकान के सामने लगे हुए बोर्ड को पढ़ती है और कहती है, अरे ये क्या है? काले रंग से मुक्ति पाओ और गोरा रंग लेकर जाओ। ये किस तरह की दुकान है? मैंने तो आज तक इस तरह की कभी भी दुकान नहीं देखी। ये तो किसी शीशे की दुकान लग रही है। इसके अंदर तो चारों तरफ बस शीशे ही शीशे दिखाई दे रहे हैं। चलो अंदर चलकर देखती हूँ। रानी जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि दुकान के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुनहरा शीशा रखा होता है और उस शीशे के आगे एक औरत खड़ी होती है जो उसे देखकर कहती है, अरे आओ आओ, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें तुम्हारा मनचाहा रंग रूप मिलेगा। क्या आपने जो बाहर बोर्ड लगा रखा है, क्या वो सच है? हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी काया को बदलने का माया के बाएं हाथ का काम है। तो बताओ, क्या तुम्हें अपना ये काला रंग पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सास और मेरी जेठानी को मेरे रंग रूप से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए मैं बस उन लोगों के लिए अपना ये रंग रूप बदलना चाहती हूँ। तो बताइए, क्या आप मेरा ये काला रंग गोरा कर सकती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें मेरे ये जादुई शीशे के अंदर देखना होगा और याद रखना, तुम्हारा ये जादू हर पूर्णिमा की रात को समाप्त हो जाएगा और अगर उस रात तुम्हारा असली रूप में तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर तुम दोबारा कभी अपने इस खूबसूरत रंग रूप में नहीं आ पाओगी। इतना कहकर वो औरत रानी को जादुई शीशे के अंदर भेज देती है और जब रानी उस शीशे से बाहर आती है तो उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल जाता है और वो दूध की तरह गोरी दिखने लगती है। अरे वाह, मैं तो सच में एकदम गोरी हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर भी हो सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानी उस जादुई शीशे से अपना गोरा रूप पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जब रानी अपने घर जाती है तो महेश्वरी उससे कहती है, अरे
आप कौन हो और इस तरह हमारे घर में घुसी क्यों जा रही हो? अरे माँ जी, ये इतनी सुंदर औरत कौन है? अरे माँ जी, जेठानी जी, ये मैं हूँ, रानी। आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? अरे रानी, तू अचानक से इतनी कैसे बदल गई? अरे बाजार गई थी या स्वर्गलोक जो इतनी सुंदर होकर आई है? अरे हाँ रानी, तुझे अचानक से ऐसा कौन सा चिराग मिल गया जिसने तेरी काया ही बदल कर रख दी? अरे अब आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जब मैं काली थी तब भी आप लोग परेशान थे, और अब मैं गोरी हो गई हूँ तब भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए अब आप लोग ये सब छोड़िए, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और रानी का ये नया रंग रूप देखकर महेश्वरी और सुनीता दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। और वहीं आस पड़ोस में हर जगह रानी की ही सुंदरता की चर्चा होने लगती है और कई बड़ी बड़ी कंपनियों से रानी को मॉडल बनने के लिए ऑफर भी आने लगता है। यह सब होता देखकर सुनीता कहती है, अच्छा तो ये महारानी मॉडलिंग करेगी और मैं माँ जी के साथ मिलकर दिन भर घर का काम करूँगी। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तो कोई बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती हूँ। इतना कहकर सुनीता अगले ही दिन अपने पिता की तबीयत का बहाना बनाकर अपने पति को लेकर अपने मायके चली जाती है और रौनक को भी किसी काम से शहर जाना पड़ता है। तभी उसी रात रानी कहती है, चलो शुक्र है आज घर पर कोई नहीं है, माँ जी भी अपने कमरे में सो रही है। वैसे भी आज पूर्णिमा की रात है, मेरा असली रूप कभी भी वापस आ सकता है। रानी के इतना कहते ही उसका असली रूप वापस आ जाता है, लेकिन उसी समय महेश्वरी के चिल्लाने की आवाज आती है और रानी बिना कुछ सोचे समझे भागकर महेश्वरी के कमरे में जाती है और कहती है, अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? लगता है आपको अटैक पड़ा है, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। इतना कहकर रानी फटाफट से महेश्वरी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और कुछ ही देर बाद महेश्वरी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है और महेश्वरी रानी का पुराना वाला रूप देख लेती है और रानी भी आंख में आंसू लिए महेश्वरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। उसकी बात सुनकर महेश्वरी कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा, बल्कि तू तो मन से पहले भी बहुत सुंदर थी, बस मैं ही तेरी इस सुंदरता को नहीं देख पाई बहू। और इस तरह उस दिन के बाद से रानी को घर में हर कोई सम्मान देने लगता है और रानी के मन की खूबसूरती की हर कोई तारीफ करने लगता है। और अब सबको पता चल जाता है कि शीशे के ऊपर की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि मन की सुंदरता ही हर कोई प्रशंसा करता है। लंगड़ी रानी का सोने का लहंगा और सैंडल। प्रतापगढ़ राज्य की राजकुमारी विशाखा बहुत ही घमंडी और चालाक स्वभाव की थी। वहीं उसके राज्य में कपड़ा सिलने वाली सावित्री की बेटी केसवी बहुत ही दयालु और नेक स्वभाव की थी। एक दिन केसवी महल से काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी वह देखती है कि एक बच्चा सड़क पर बॉल लेने जा रहा है और सामने से तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है। केसवी बिना समय गवाए उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है। केसवी बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन उसका एक पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है और उस दिन के बाद से केसवी लंगड़ाकर चलने लगती है। केसवी को लंगड़ाकर चलता देख राजकुमारी विशाखा उसका मजाक उड़ाने लगती है। ए लंगड़ी, चल जा और अपनी माँ से मेरे सिले हुए कपड़े लेकर आ, और हाँ जल्दी आना। लेकिन तू जल्दी कैसे आएगी, तू तो लंगड़ी है। आप चिंता न करें राजकुमारी, मैं अभी आपके सारे कपड़े ला देती हूँ। ये हुई ना बात, लेकिन अभी रुको, पहले चलो दौड़ का प्रतियोगिता करते हैं, जो प्रथम आएगा उसे मैं अपने सोने का लहंगा दूंगी। ये सुनकर राजकुमारी की सारी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है, लेकिन केसवी अपनी पैर की खराबी की वजह से मुंह लटकाए हुए खड़ी रहती है। क्या हुआ लंगड़ी, तू नहीं खेलेगी हमारे साथ? वैसे तो तू सारे काम भाग भाग कर अपने एक टांग से कर लेती है, फिर तू इस प्रतियोगिता को क्यों नहीं जीत सकती? सोच ले, तेरे जैसे गरीब के पास एक सुनहरा मौका है। अगर तू जीत गई तो मेरे ये सोने के लहंगे हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। राजकुमारी का लहंगा देखकर केसवी के मन में लहंगा पहनने का लालच आ जाता है और वो सोचने लगती है, राजकुमारी का लहंगा तो सोने का है और मैं ऐसा लहंगा तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं अपने जी जान से ये मुकाबला जीतने की कोशिश करूंगी और इस सोने के लहंगे को
जीत लूंगी। केसवी बाकी लड़कियों के साथ तेजी से भागने लगती है। तभी राजकुमारी विशाखा केसवी को अपने पैरों से गिरा देती है। बड़ी आई जीतने वाली लंगड़ी कहीं की, तुम्हें क्या लगा तू मेरे ये सोने के लहंगे जीत जाएगी? अरे ये लहंगे तुम गरीब को पहनना तो दूर, इसे छूने तक को नहीं मिलेगी, समझी लंगड़ी कहीं की। इतना बोलकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और केसवी रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के सिलाई के काम में मदद करने लगती है। केसवी बेटा, वो सोने का कपड़ा उठाकर देना। राजा के यहाँ से राजकुमारी के लिए सोने का लहंगा सिलने का आदेश आया है। माँ, राजकुमारी सबको अपना सहेली कहती है, लेकिन मुझे लंगड़ी कहकर चिढ़ाती है। ऐसा क्यों है माँ? क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह सर उठाकर नहीं चल सकूंगी? सब ऊपर वाले के हाथ में है बेटी, तू सब ऊपर वाले पर छोड़ दे, एक दिन सब सही हो जाएगा। ऐसे उदास मत हो मेरी प्यारी राजकुमारी। माँ, क्या तुम हमेशा राजकुमारी के लिए ही सोने के लहंगे बनाती रहोगी? माँ, मेरे लिए भी सोने के लहंगे बना दो ना माँ। बेटी, तेरी ये माँ बहुत गरीब है, लेकिन तू चिंता मत कर। अगर तेरी किस्मत में सोने का लहंगा लिखा होगा तो तुझे एक दिन वो सब जरूर मिलेगा। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। केसवी और राजकुमारी विशाखा दोनों अब बड़ी हो गई थी। एक बार प्रतापगढ़ राज्य में रायगढ़ के राजा वीरभद्र अपने राजकुमार वरुण के साथ आते हैं। आओ आओ मित्र, हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, हमारे राजकुमार के जितने भी वीरता के किस्से सुने थे, राजकुमार उतने ही बहादुर और रूपवान दिख रहे हैं। अब सारी बात यहीं पे कर लोगे या मुझे बैठने को भी बोलोगे? माफ करना मित्र, आओ ना अंदर। उसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमार वरुण को लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। वो जब उस आवाज का पीछा करते हुए बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लड़कियां राजकुमारी के साथ खेल रही है। तभी राजकुमार की नजर केसवी पर जाती है, जो कि एक कोने में बैठकर एक घायल चिड़िया को पट्टी कर उसे दाना खिला रही होती है। अरे, तुम उन लड़कियों के साथ क्यों नहीं खेल रही हो? नहीं, मुझसे इस घायल चिड़िया का दर्द देखा नहीं जा रहा। मैं जब तक इस चिड़िया को ठीक न कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजकुमार केसवी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी राजकुमारी विशाखा ये देखकर राजकुमार के पास आती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? मैं रायगढ़ का राजकुमार वरुण हूँ। अच्छा, तो आप हैं वरुण। पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं इस राज की राजकुमारी विशाखा हूँ। क्या आप हमारे साथ हमारे राज्य घूमना चाहेंगे? अगर आप चाहती हो तो क्यों नहीं। ठीक है, हम आपको कल प्रातः अपना राज्य दिखाने ले चलेंगे। ठीक है, मैं महल जाकर पिताजी को भी सूचित कर देता हूँ। उन्हें भी आपका राज्य देखने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने कहा था अगर समय मिला तो राज भ्रमण के लिए निकलेंगे। हमने सुना है आपके राज्य में अद्भुत नदियाँ और अनोखे पंछी हैं। उसके बाद अगले दिन सभी राजकुमारी के साथ नगर घूमने निकलते हैं। तभी गांव के कुछ बच्चे राजकुमारी को देखकर खुशी से उनके पास आ जाते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे लहंगे को हाथ लगाया। सिपाही, 10 कोड़े लगाओ इसे और सभी कान खोलकर सुन लो। जब तक हमारी सवारी निकल न जाए, सभी घुटनों के बल बैठ जाओ। क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि हम कौन हैं? चलो अब। राजकुमारी की सवारी को जाते ही केसवी लंगड़ाते हुए उन बच्चों के पास आती है। बहुत तेज दुख रहा है, ये लो, मैं तुम लोगों के लिए हल्दी का लेप बना कर लाई हूँ। जल्दी से इसे लगा लो, इससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। तभी राजकुमार वरुण वहाँ आ जाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी एक दयालु लड़की की चाह थी। देखिए, मेरी शादी का फैसला मेरी माँ ही लेगी, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरी माँ ही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक विकलांग लड़की हूँ। ये लड़की कितनी सच्ची और दयालु है, यही मेरी पत्नी बनने के योग्य है। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करता। अगर आपको ये लड़की पसंद है तो मैं कल ही इनके घर रिश्ता भिजवा दूंगा। जैसे ही ये बात राजकुमारी विशाखा ने सुनी तो उसे बहुत ही बुरा लगा और वो महल वापस आकर राजकुमार वरुण से बोली, राजकुमार, वो केसवी एक गरीब घर की लंगड़ी लड़की है। अरे,
वो तो ढंग से चल भी नहीं सकती और आप उसे जीवन साथी बनाने चले हैं। वो आपके जीवन के भागदौड़ में आपका साथ कैसे देगी? शारीरिक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजकुमारी विशाखा। इंसान का नेक होना ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मुझे यह लड़की बहुत पसंद है। मैं इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। राजकुमार, तो क्या मैं आपके योग्य नहीं? वो लंगड़ी लड़की ही एक योग्य है। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? देखो राजकुमारी, मुझे शारीरिक सुंदरता का कोई मोह नहीं। मैं तो एक समझदार, एक सुयोग्य जीवन साथी चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है राजकुमार, तो आप सिर्फ देखकर ही कैसे मान गए कि वो आपके योग्य है? क्या आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार उसकी परीक्षा लेना उचित नहीं समझा? हाँ, तुम्हारी ये बात सही है। अब तुम ही बताओ, हमें कैसा मुकाबला करवाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि केसबी में इतनी हिम्मत, दुख का बोझ उठाने का इतना साहस है। ठीक है राजकुमार, हम दौड़ का प्रतियोगिता करवाएंगे। अगर वो प्रतियोगिता में भाग लेती है और जीतती है तो बेशक वो आपकी रानी बनने के लायक है, लेकिन अगर वो हार जाती है तो आपको मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस प्रतियोगिता में तुम्हें भी भाग लेना और अगर तुम जीत गई तो ही मैं तुमसे विवाह करूँगा। ये सुनकर विशाखा मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, मेरा विवाह तो आपसे होकर रहेगा राजकुमार। अब देखती हूँ वो लंगड़ी लड़की कैसे मुझसे दौड़ की प्रतियोगिता में जीतती है। अगले दिन विशाखा अपने पिता से कहती है, पिताजी, राजकुमार वरुण विवाह के लिए दौड़ की प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। अगर केसवी इस दौड़ की प्रतियोगिता में जीत गई तो ही वो उससे विवाह करेंगे, वरना मेरी जीत तो पक्की है। और आप देखना, राजकुमार वरुण से तो मेरी ही शादी होगी। महाराज उसकी बात सुनकर मान जाते हैं और पूरे गांव में प्रतियोगिता का ढिंढोरा पिटवा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। कल शाम शाही मैदान में दौड़ की प्रतियोगिता होगी और जो भी लड़की इस प्रतियोगिता में विजय होगी उसे सोने का लहंगा और सैंडल इनाम में दिया जाएगा और राजकुमार वरुण उसी से शादी करेंगे। जब ये बात केसवी को पता चलता है तो वो हिम्मत हार जाती है और वह सोचती है कि वो इस प्रतियोगिता में नहीं जाएगी। बेटी, तुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। तू हमेशा से चाहती थी ना कि तू भी राजकुमारी की तरह सोने का लहंगा और सैंडल पहने। तो बेटी, वो समय आ गया है और मेरा मन कहता है तू ही इस प्रतियोगिता को जीतेगी। माँ, बस भी करो, वो दौड़ की प्रतियोगिता है और आपको तो पता है मेरा एक पैर खराब है। माँ, मुझे झूठे सपने नहीं देखने हैं। वहाँ सब मेरा मजाक बनाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। बेटी, किस्मत बदलने से बदलती है। बेटी, तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है अपनी किस्मत बदलने का। और राजकुमार, वो भी तो यही चाहते हैं कि तू उनकी रानी बने। फिर तू पीछे मत हट, भूल जा कि तेरे पैर खराब हैं। बस अपने लक्ष्य को याद करके दौड़ जा। जा बेटी, देखना तू ही जीतेगी और मेरा मन कहता है कि तू ही जीतेगी। जा बेटी। अपनी माँ के बार बार समझाने पर केसवी प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है। उधर विशाखा भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो जैसे ही केसवी को देखती है तो उसके मन में एक प्लान आता है। अरे केसवी, पगली, तुम तो नंगे पैर आई हो। अरे, प्रतियोगिता में बड़े बड़े घर की लड़कियां तुम्हारा मजाक बनाएगी, लेकिन चिंता मत करो। ये लो, ये मेरी पुरानी जूती है, इसे पहन लो। आखिर तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना बोलकर विशाखा मुस्कुराते हुए अपना जूती उसे दे देती है, जिसके अंदर बहुत सारे कीले गड़े हुए थे। भोली भाली केसवी विशाखा का वो कील वाली जूती पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी कितनी अच्छी है। दौड़ के समय मेरे पैरों में दर्द ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जूती दे दी। वो सबका कितना ख्याल रखती है। मैं खामखाई उन्हें गलत समझ रही थी। महाराज सभी लड़कियों को दौड़ शुरू करने का इशारा करते हैं। सभी लड़कियां दौड़ना शुरू कर देती है। केसवी भी लंगड़ाते हुए दौड़ रही होती है। तभी उसके पैर में कीले चुभने लगती है। हे भगवान, एक तो जब से मेरा पैर टूटा है तब से मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं बची। लेकिन मैं इस बार ये प्रतियोगिता जीतकर अपनी माँ को जरूर खुश करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये प्रतियोगिता जीत कर रहूँगी। केसवी अपने मन में एक जुनून लिए दौड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू और पैर से खून निकल रहा था, लेकिन वो अपनी दौड़ की गति को और तेज करते हुए दौड़े जा रही थी। अरे, ये केसवी तो सबसे आगे दौड़े जा रही है। खैर,
कुछ ही देर में वो सबसे पीछे नजर आएगी। बस जल्दी से मेरी जूती अपना कमाल दिखा। विशाखा मन ही मन निश्चिंत होकर दौड़ रही थी। तभी उसकी नजर केसवी के पैरों पर जाती है और वो हैरान हो जाती है। उसकी जूती के बाहर लाल लाल खून बह रहा होता है और केसवी बिल्कुल सही होकर सबसे तेज गति से भागे जा रही होती है। अरे ये क्या हो गया? क्या केसवी इस प्रतियोगिता को जीत जाएगी? क्या इसका विवाह राजकुमार से हो जाएगा? मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। बाकी की भी लड़कियां रुक गई है, फिर ये केसवी क्यों नहीं रुक रही? आखिरकार केसवी इस प्रतियोगिता को जीत जाती है और जब उससे पूछा जाता है कि वह इस प्रतियोगिता को कैसे जीती और विकलांग होने के बाद भी उसकी गति इतनी तेज कैसे थी, तो वो कहती है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी जीत का कारण राजकुमारी विशाखा है। यदि उन्होंने मुझे अपनी कीलों वाली नुकीली जूती मुझे नहीं दी होती तो मुझे दर्द नहीं होता और इस दर्द की वजह से मैं जल्दी से जल्दी इस प्रतियोगिता को पूरा कर लेना चाहती थी। विशाखा अपना सर झुकाकर वहीं खड़ी रहती है। केसवी, इस प्रतियोगिता के इनाम में सोने के लहंगे और सैंडल के साथ साथ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने तुम्हारी माँ से भी इजाजत ले ली है। क्या तुम तैयार हो? महाराज, मैं एक साधारण लड़की होने के साथ साथ विकलांग भी हूँ। आप कृपया करके राजकुमारी विशाखा से ही विवाह कर लीजिए, वही आपके योग्य है। तभी सब हैरान होकर केसवी की तरफ देखते हैं। तभी केसवी की माँ कहती है, अरे बेटी, तू एक बार अपनी पैर को तो देख, तू अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तू अब विकलांग नहीं रही बेटी। उसके बाद बड़े ही धूमधाम से केसवी और वरुण की शादी हो जाती है और राजकुमारी विशाखा अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है।